Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 2 of chapter number 21 Neural Control and Coordination. अप टू द प्रीवियस सेशन हमने डिस्कस किया था ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम का जनरल कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. दूसरा नर्व्स का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में डिस्कस किया था. विद इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स का दूसरा नाम है एक्शन पोटेंशियल. So as like other cells, neurons are excitable cells because of their membranes are polarized state. न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेबल सेल्स है, वो अपने आप को एक्साइट कर सकता है क्योंकि उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो पोलराइज स्टेट में होता है, मतलब चार्जेबल स्टेट में होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर दोनों साइड पे अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं. सो एक क्वेश्चन होता है कि भाई डू यू नो हाउ और वाई मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड. क्यों न्यूरॉन के दोनों साइड पे चार्जेस होते हैं. सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट होगा टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. अब समझ लो मुझे मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे जो भी चार्जेस था वो चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिकल डिफरेंस क्रिएट होगा ताकि ये नर्व इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके. सो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज द फिजिको केमिकल इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है. तो उससे पहले नर्व फाइबर का स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. ये ब्लैक कलर का लाइन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. नॉर्मल कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों है? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस. तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के अंदर ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस का डिफरेंस है, वही ये चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ऐसे डिफरेंसेस को कंसिडर किया जाता है एज अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब मैं पहले आपको बता रहा हूं अनएक्साइटेड स्टेट. अनएक्साइटेड स्टेट का मतलब है रेस्टिंग स्टेट के अंदर. इन शॉर्ट एब्सेंस ऑफ स्टिम्युली. कोई भी फैक्टर फिर चाहे वो एक्सटर्नल या इंटरनल अवेलेबल ना हो तब की मैं बात कर रहा हूं. तो उस टाइम पे नर्व फाइबर के पास जो पोटेंशियल होता है उसे बोला जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल. और ये रेस्टिंग पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड्स या तो वोल्टमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं. अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि भाई सर ये जो भी इलेक्ट्रिकल डिफरेंसेस हैं उनका मेंटेनेंस या तो उनका चेंजेस जो है वो कौन कंट्रोल करता है. तो उसके लिए पूरा का पूरा कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एज वेल एज इंडक्शन ऑफ चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको पता है लिपिड बाई लेयर से बना, और लिपिड आपको पता है इम्परमिएबल टू द आयंस. कौन से आयंस के लिए इम्परमिएबल है? जो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व होने वाले हैं उनके लिए लिपिड एकदम इम्परमिएबल होता है. सो फॉर दैट पर्पज वी नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो आयन को ट्रांसपोर्ट करने की चैनल या तो पंप की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है. तो आयन चैनल और पंप्स दोनों बोथ प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस एज वेल एज इन द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मेंटेनेंस या तो उसके अंदर चेंजेस करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स जो आयन चैनल या तो पंप के फॉर्मेशन के लिए काम में आता है. तो पहले बात कर लेते हैं आयन पंप की. तो पंप का मतलब आपको वैसे ही पता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मीन्स वी कैन से दैट लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो आयन पंप का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप. अब ये पंप का काम क्या है? तो ये अगेन चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी पंप है वो पंप का एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप. तो ये पंप के थ्रू सोडियम एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम साइटोप्लाज्म.
मतलब साइटोप्लाज्म से सोडियम को बाहर निकाला जाएगा और K+ आर ड्रॉन विद इन, मतलब K+ को साइटोप्लाज्म के अंदर डाला जाएगा। तो आपको मैंने बताया था लोअर टू हायर मूवमेंट होगी। तो सोडियम की बात करो तो सोडियम आपको मैंने बताया अंदर से बाहर जा रहा है, तो जा रहा है लोअर टू हायर, और पोटेशियम जा रहा है बाहर से अंदर, मतलब वो भी लोअर टू हायर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड पे नॉर्मल कंडीशन आपको दिख रही है, सोडियम बाहर ज़्यादा होगा और पोटेशियम अंदर ज़्यादा होगा। तो ये पंप का काम आपको मैंने बताया, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन या तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन वो काम करेगा। लिसन, जब 3 सोडियम एक्सपेल्ड आउट होते हैं साइटोप्लाज्म से, जब 3 सोडियम बाहर निकलेंगे तो 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, ये उनका एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ। तो ये फंक्शंस था आयन पंप का। नेक्स्ट वन, आयन चैनल्स आर एक्वियस एंड ऑल आयन चैनल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब ये आयन चैनल्स क्या करते हैं, 2 वे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। 2 वे का मतलब है सब्सटेंस या तो आयंस को इनसाइड से आउटसाइड एज वेल एज आउटसाइड से इनसाइड ट्रांसपोर्ट करेंगे सिलेक्टिवली। बट आयन चैनल्स की एक लिमिटेशंस है, ऑल आयन चैनल्स आर परमिएबल टू वन काइंड ऑफ आयंस ओनली। तो सोडियम चैनल हो सकती है, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम। अब ये चैनल में भी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है। तो कब ओपन होगी या तो कब क्लोज्ड होगी, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल या तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस। ओके, तो सबसे पहला मैं आपको दिखा देता हूँ रेस्टिंग पोटेंशियल। लिसन, आपको मैंने पहले भी बताया था रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस टाइम पे कोई भी स्टिम्युली प्रेजेंट नहीं है, तो वो मेम्ब्रेन को आप बोल सकते हो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। बाहर Na+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, अंदर K+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो बाहर आपको मैंने बताया सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा और अंदर Na+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ये कौन सा मेम्ब्रेन है, रेस्टिंग पोटेंशियल वाला मेम्ब्रेन है, मीन्स स्टिम्युली प्रेजेंट नहीं है। तो उस टाइम पे आप एक डायग्राम देखो। ओके, ये आपको मैंने दिखाया हुआ रेस्टिंग एक्सॉन। तो रेस्टिंग एक्सॉन के अंदर ये आपको दिख रहा है हाई K+, बाहर है हाई Na+। ओके, बाहर का चार्ज आपको दिख रहा है पॉजिटिव एंड अंदर का चार्ज आपको दिख रहा है नेगेटिव। और ये रहा सोडियम पोटेशियम पंप। तो वो पंप का काम है सोडियम को अंदर से बाहर मूव करना। 3 सोडियम जब अंदर से बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम बाहर से अंदर की ओर मूव होंगे और ये मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। पर ये कंडीशन है एब्सेंस ऑफ स्टिम्युली की। अब दूसरा आता है एक्शन पोटेंशियल या तो नर्व इंपल्स। तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल में से एक्शन पोटेंशियल या तो नर्व इंपल्स कैसे बनता है, तो मैंने आपको बताया प्रेजेंस ऑफ स्टिम्युली। अब कोई भी स्टिम्युली जैसे कि टच, स्मेल, प्रेशर, कोई भी टाइप का केमिकल चेंजेस होगा तो एक्शन पोटेंशियल या तो नर्व इंपल्सेस जनरेट होते हैं। तो ये दूसरा जो आपको डायग्राम दिख रहा है एक्साइटेड एक्सॉन का है, क्योंकि क्या अब प्रेजेंट होगा कोई भी टाइप का स्टिम्युली। तो जब भी स्टिम्युलस अप्लाइड किया जाता है तो बहुत सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इलेक्ट्रिकल चार्जेस में डिफरेंसेस क्रिएट होता है और वो डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल। और वो एक्शन पोटेंशियल एक से दूसरे एंड तक कैसे जाता है वो थर्ड डायग्राम के अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अब थियोरेटिकली पूरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सो वी नो दैट कि भाई पहले ही मैंने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। ये आयन चैनल्स का काम क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस। सो व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्सेस, तो वो कौन सा स्टेज था, रेस्टिंग स्टेज। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। जब कोई भी टाइप का इम्पल्स वो कंडक्ट नहीं कर रहा होता है उस टाइम की कंडीशन है कि पोटेशियम के लिए परमिएबल है एंड सोडियम के लिए वो इम्परमिएबल होगा। सिमिलरली मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। तो एक्सोप्लाज्म मतलब बोल सकते हैं
एक्सॉन का साइटोप्लाज्म। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब रेस्टिंग स्टेट होता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। कॉन्सिक्वेंटली एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ K+, जो मैंने आपको बताया, एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एज वेल एज लो कंसंट्रेशन ऑफ Na+। ये मैंने कंडीशन आपको बताई है अंदर की। सो इन कॉन्ट्रास्ट फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, एक्सॉन के बाहर जो फ्लूइड होगी कंटेन्स लो कंसंट्रेशन ऑफ K+, हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na+, एंड दस फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। So because of this reason, this ionic gradient across the resting membrane are maintained by active transport of ions by sodium potassium pump, जिनका काम है 3Na+ को आउटवर्ड भेजना फॉर 2K+ इनटू दी सेल्स। तो जो मैंने डायग्राम के अंदर आपको बताया कि भाई 3Na+ जब पंप के थ्रू बाहर जाएंगे तब 2K+ पंप के थ्रू साइटोप्लाज्म या तो एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या करेंगे, एंट्री करते हैं। ओके, सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन possess a positive charge while its inner surface become a negative charge and therefore is a polarized। तो आप डायग्राम के अंदर फिर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसी की वजह से मैंने बाहर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाया है और अंदर नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी कंडीशन वाले मेम्ब्रेन्स को क्या नाम दिया जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, जो कब होता है, रेस्टिंग एक्सॉन में, या तो हम लोग लिख सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ स्टिम्युली। स्टिम्युली जब एब्सेंट है तब की ये सब मैंने आपको कंडीशन बताई, जिसका नाम है पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, और ये एक्सॉन को बोला जाता है रेस्टिंग एक्सॉन। बट अब हम लोग क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर जो भी चार्जेस थे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स था, उसके डिफरेंस को बोला जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। तो बाहर अभी कौन सा था, पॉजिटिव, और अंदर कौन सा था, नेगेटिव, क्योंकि कोई भी स्टिम्युली प्रेजेंट नहीं है। सो यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड कंडक्शन अलोंग एन एक्सॉन। कि भाई चलो रेस्टिंग एक्सॉन की तो कंडीशन समझ में आ गई, बट एक्चुअल में नर्व इम्पल्स या तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है और वो अलोंग द एक्सॉन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सो अब कंडीशन आती है व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, कोई भी टाइप का केमिकल चेंजेस एट अ साइट ऑन दी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। चलो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के कोई भी एक साइड पे स्टिम्युली आप अप्लाई कर दो, देन मेम्ब्रेन एट दिस साइट ए बिकम फ्रीली परमिएबल टू Na+। लिसन, जैसे ही आप स्टिम्युली अप्लाई करोगे तो वो Na+ के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये होगा सोडियम चैनल। तो सोडियम चैनल जैसे ही आप कोई स्टिम्युली अप्लाई करोगे वो खुलेगा और बाहर से सोडियम अंदर की ओर मूव होना स्टार्ट होंगे। चलो, तो बहुत सारा सोडियम बाहर से अंदर गया क्योंकि आपने क्या अप्लाई किया, स्टिम्युली अप्लाई किया। तो Na+ अंदर जाने की वजह से क्या होगा, दिस लीड्स टू अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ Na+ फॉलो बाय रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइट। लिसन, रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी मतलब क्या होगा, तो आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिव चार्ज एंड द इनर साइड बिकम अ पॉजिटिव चार्ज। अब आप डायग्राम के अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो चुका है जहां पे सोडियम अंदर गया, और बाहर का चार्ज क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। इवन आप ये डायग्राम के अंदर भी देखो तो आपको पता चलेगा कि दूसरे में ये Na+ अंदर गया तो वहां का बाहर का चार्ज नेगेटिव हो गया और अंदर का चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब ये मेम्ब्रेन की कंडीशन को बोला जाता है डीपोलराइज्ड कंडीशन, क्योंकि सोडियम चैनल खुली है और वो सोडियम चैनल की सपोर्ट से जितना भी सोडियम बाहर है वो अंदर की ओर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये जो जनरेट होगा उसे बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। सो द पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज दस रिवर्स्ड एंड हैंस डीपोलराइज। तो ए के पास जो भी कंडीशन आई वो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पर्टिकुलर कंडीशन कौन सी होगी, इट इज कंसिडर्ड एज अ डीपोलराइज्ड कंडीशन।
चलो, तो सेकंड कंडीशन हम लोगों को समझ में आ गई कि डीपोलराइज का मतलब क्या। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस across the plasma membrane at the site A is called the action potential, which is in fact termed as a nerve impulse। तो साइट A के पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस आया वो ही है एक्शन पोटेंशियल, या तो उसी को बोला जाता है नर्व इम्पल्स। ओके, सो एट साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन। अब एक्सॉन की साइट बी ले लो, तो साइट बी का पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। तो साइट बी का अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये, चलो साइट बी है, तो साइट बी के बाहर तो पॉजिटिव चार्ज है और अंदर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के अंदर थे। पर अब एक बार नर्व इम्पल्स जनरेट होने के बाद वो आगे की ओर बढ़ेगा, तो आगे की ओर बढ़ने के लिए उसको क्या करना होगा? तो आगे की ओर बढ़ने के लिए जो ए साइट पे रिएक्शन हुआ था वो सेम टू सेम रिएक्शन उसको फिर से बी साइट पे भी परफॉर्म करना है। सो एट साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन साइट बी, मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। तो वहां पे तो चार्जेस पोलराइज वाला ही है। सो एज अ रिजल्ट करंट फ्लो इन द इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू बी। तो अब क्या होगा, ए साइट से बी साइट की ओर अब ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर होगा। सो ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम साइट बी टू ए टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो। अब आप देखोगे आउटर और इनर सरफेस पे क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो इनर सरफेस पे अगर आप देखोगे तो चार्जेस ए से बी की ओर आ रहे हैं और बाहर के साइड पे चार्जेस कहां पे जा रहे हैं? बी से ए की ओर। लिसन, इसके पीछे का एक रीजन क्या होता है कि जैसे ही पर्टिकुलर पार्ट डीपोलराइज्ड हो गया तो अप्रोक्सीमेट कितने टाइम तक ये सोडियम चैनल खुला रहता है? अप्रोक्सीमेट 0.5 मिलीसेकेंड तक। चलो, 0.5 मिलीसेकेंड के बाद सोडियम चैनल बंद होगा और यहां का पोटेशियम चैनल खुलता। तो वो पोटेशियम चैनल खुलने की वजह से पोटेशियम कहां पे जाएगा? अंदर से बाहर की ओर। तो अंदर से बाहर की ओर जाने की वजह से यहां का जो पॉजिटिव वाला चार्ज है बी साइट वाला, तो वो कौन से साइड पे आ जाएगा? साइट ए के पास। और अंदर का जो साइट ए का चार्ज पॉजिटिव था वो कहां पे आ जाएगा? बी के पास आ जाएगा। सो अब ए के बाद बी की बारी क्या है? तो अब बी की बारी हो जाती है डीपोलराइज्ड कंडीशन की, और नर्व इम्पल्स साइट ए से कहां पे आ गया? अप टू द साइट बी। इवन आप ये डायग्राम देखो तो उसके अंदर भी आपको क्लियर कट दिख रहा है कि पहला जो डीपोलराइज सिचुएशन था उसको कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम जो है वो अंदर से बाहर की ओर गया। तो अंदर से बाहर की ओर जाने की वजह से डीपोलराइज्ड स्टेट ये कंडीशन में मूव हो रहा है, और वो कंडीशन में मूव होते होते साइट बी का आप चार्जेस देखो तो बाहर हो गया नेगेटिव और अंदर हो जाता है पॉजिटिव। तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा कि जैसे ही नर्व इम्पल्स ए से बी की ओर आएगा तो यहाँ की फिर से सोडियम चैनल खुलेगी। वो सोडियम चैनल खुलने की वजह से सोडियम अंदर की ओर एंट्री होगा, तो अंदर की ओर एंटर होने की वजह से फिर से चार्जेस के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और वो डिफरेंस क्रिएट होगा तब तक वो मेम्ब्रेन कौन सा हो गया होगा? डीपोलराइज्ड हो गया होगा। तो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है, और न्यूरॉन के एक एंड पे जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ था वो दूसरे एंड पे विदाउट एनी टाइप ऑफ चेंजेस इजीली स्विफ्टली बहुत ही फास्ट स्पीड में क्या हो जाता है? मूव हो जाता है। सो हैंस पोलैरिटी एट दिस साइट इज रिवर्स्ड। तो ए पे जो पोलैरिटी थी वो अब बी पे आ गई है, और बी पे जो थी वो ए पे आ गई। सो वी कैन से दैट एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट द साइट बी। तो पहले साइट ए पे था, अब वो एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे आ गया? साइट बी के पास। दस इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए अराइव एट साइट बी। तो ए मतलब चलो समझ लो न्यूरॉन का फर्स्ट एंड है, अप टू दी लास्ट एंड तक वो इसी मैनर में एक्शन पोटेंशियल को एक से दूसरे और जनरेट करता रहता है।
So the sequence is repeated along the length of the axon and consequently impulse is conducted up to the second end of axon. So the rise in stimulus induced permeability to Na plus is extremely short lived. आपको मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही आप स्टिमुली अप्लाई करोगे तो Na प्लस की जो परमिएबिलिटी है वो एकदम शॉर्ट टाइम के लिए होती है. कितने टाइम के लिए? ओनली 0.5 मिलीसेकेंड के लिए ही होती है. उसके बाद इट इज क्विकली फॉलो बाय राइज इन द परमिएबिलिटी टू K प्लस. तो K प्लस आपको मैंने बताया इमीडिएटली इनर से कहाँ की ओर मूव होने लगेंगी? आउटर साइड की ओर. तो इनर से आउटर साइड की ओर K प्लस गया, बाहर से अंदर Na प्लस आया है. तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई अब तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर का जो भी चार्जेस था वो डिस्टर्ब हो चुका है. तो ये डिस्टर्बेंस को फिर से कंट्रोल करने के लिए अब हमारे पास क्या अवेलेबल होता है? तो वी हैव अ सोडियम पोटेशियम पंप. तो थोड़े से टाइम के लिए ही सोडियम अंदर आया था और थोड़े से टाइम के लिए ही पोटेशियम बाहर गया था. तो ये पंप अब क्या करेगा कि लोअर से हायर, मतलब सोडियम जितना भी अंदर आया है उसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशन बाहर भेज देगा और जितना भी पोटेशियम बाहर गया था उसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशन या तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फिर से कहाँ पे भेज देगा? अंदर, ताकि फिर से वो मेम्ब्रेन की कंडीशन कौन सी हो जाएगी? पोलराइज्ड. तो आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ था, अब वो डीपोलराइजेशन आगे की ओर चला गया. तो ये रहा डीपोलराइजेशन वाला पार्ट, पर यहाँ पे अब कौन सा पार्ट होगा? तो ये हो सकता है रीपोलराइज्ड. अब अगर और भी एक डायग्राम होता तो वो डायग्राम में नीचे में अगर डीपोलराइज दिखाऊं तो फिर से यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ जाएगी? रीपोलराइज. तो इस तरह से कंटिन्यूसली ये मैनर 1 by 1 आगे की ओर मूव होती रहती है. सो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड K प्लस डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन. तो जहां पे एक्साइटेशन हुआ था वहां पे फिर से कौन सा स्टेज आ जाएगा? रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब वो मेम्ब्रेन फिर से कौन सा हो जाएगा? पोलराइज्ड स्टेट में आ जाएगा. एंड फाइबर वंस मोर रेस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन. तो फाइबर एक बार और दूसरे कोई स्टिमुली को रिस्पॉन्स देने के लिए फिर से रेडी हो जाता है. सो नर्व इम्पल्स ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, इतनी स्पीड से 100 मीटर पर सेकेंड. ओके, स्पेशली वर्टिब्रेट की बात करो तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई इन वर्टिब्रेट एनिमल मेडुलरी लेयर जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है. तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर के अंदर मेडुलरी लेयर्स का जो गैप है उसे बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर. तो ऐसे फाइबर्स के अंदर ये नर्व इम्पल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो चलो एक बार ऐसे फाइबर्स के अंदर आफ्टर जनरेशन ऑफ एक्टिव पोटेंशियल इट डज नॉट मूव साइक्लिक वेव ग्रेजुअली. वो साइक्लिक वेव से मूव नहीं होता है, बट दे मूव डायरेक्टली फ्रॉम वन रेनवियर नोड टू अनदर. मतलब एक रेनवियर नोड से दूसरे रेनवियर नोड की ओर जंपिंग करके ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसपोर्ट होते हैं. सो दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज कंसिडर्ड एज अ सॉल्टेटरी कंडक्शन, या तो उसे बोल सकते हैं जंपिंग कंडक्शन. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद दी फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हुआ एंड देन वो नर्व इम्पल्स का एक्सोन के एक एंड से दूसरे एंड की ओर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हुआ. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.